नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं बीके सोलंकी आप सभी का क्लास 10th मैथ की स्पेशल क्लासेस में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैथ को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम मैथ के कुछ बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट कर लेते हैं। बेसिक को समझने के बाद ही आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो पहले पढ़ लेते हैं हम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, संख्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई और संख्याओं को व्यवस्थित करने का तरीका क्या है और इनको अध्ययन करने का तरीका क्या है, कौन सी संख्याएं होती हैं, आज हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में संख्याओं को कितने वर्गों में बांटा गया है यह जानकारी समझकर संख्याओं का उपयोग करना सीखते हैं। तो संख्या पद्धति किसे कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं हम संख्याओं के नामकरण और संख्याओं को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को। जब हम संख्याओं का नामकरण करते हैं और उन्हें एक क्रम से व्यवस्थित कर देते हैं तो उस कंप्लीट कंसेप्ट को हम संख्या पद्धति का नाम देते हैं। तो संख्या पद्धति किसे कहते हैं, संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में संख्याओं को कितने वर्गों में बांटा गया है यह जानकारी समझकर संख्याओं का उपयोग करना सीखते हैं। संख्याओं को कितने वर्गों में बांटा गया है इस सब के बारे में हम चर्चा संख्या पद्धति में करते हैं। यदि आपको ये संख्या पद्धति अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप तरह तरह की संख्याओं को अच्छे से समझ सकते हो। एक बार संख्या पद्धति पढ़ने के बाद आपको जीवन में कभी भी संख्या पद्धति पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस प्रकार आपको समझाऊंगा कि फिर दोबारा से आपको कभी भी संख्या पद्धति पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन परिभाषाओं को आप अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। अब इसके बाद समझ लेते हैं हम अंक क्या होते हैं। तो गणित में कुल 10 अंक होते हैं। गणित में कुल 10 अंक होते हैं। कौन से 10 अंक होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेकर 9 तक जो अंकों का समूह है ये ही हमारे गणित में कुल अंक होते हैं। गणित में कुल 10 अंक होते हैं। अब इसके बाद इन अंकों से जो संख्याएं बनती हैं इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगला है संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जब अंक समूह में होते हैं तो उस समूह को हम संख्या कहते हैं। यदि देखा जाए तो क्या ये 7 संख्या है या फिर अंक है, तो ये एक अंक है। यदि मैं इसमें एक और अंक रख देता हूँ इसके साथ तब ये संख्या बनेगी। यदि मैंने इसके साथ 0 रख दिया तो अब ये संख्या है। क्या 4 एक संख्या है या अंक है, तो 4 एक अंक है। यदि मैं इसके साथ एक और अंक रख देता हूँ तब यह संख्या बनेगी। यदि मैं इसके साथ 0 इधर रख देता हूँ या कोई भी अंक रख देता हूँ तभी यह संख्या बनेगी। तो 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को ही हम संख्या कहते हैं। यदि अगर ओनली 3 दिया है तो ये सिर्फ अंक है ना कि संख्या। 9 दिया है तो ये सिर्फ अंक है ना कि संख्या। संख्या किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। अब इन संख्याओं को जो व्यवस्थित करने का तरीका है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। हमने अंक समझ लिया है, गणित में कुल अंक 10 होते हैं। हमने संख्याओं को समझ लिया है
कि अंकों के समूह को मिलाकर ही क्या बनती हैं, संख्याएं बनती हैं। अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं। अब संख्याओं को अध्ययन की दृष्टि से गणितज्ञों ने व्यवस्थित किया है, तो किस प्रकार व्यवस्थित किया है उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आती हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लिखते नहीं थे, केवल उनको गिनती में यूज कर लेते थे, काउंटिंग में यूज कर लेते थे, और जो लिखने की कला है वो काफ़ी टाइम बाद विकसित हुई। तो गिनती में उपयोग होने वाली प्रत्येक संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से कहाँ तक जाती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 9 तक लिखा है, लेकिन 10 को नहीं लिखा है। 10 को इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि पहले 0 लिखने का ज्ञान हमें नहीं था। जब आर्यभट्ट, जो कि एक भारतीय मूल के गणितज्ञ थे, उन्होंने 0 को प्रयोग करना हमें सिखाया था, तब से हम 10, 100 इन सभी संख्याओं को गणित में लिख सकते हैं। इससे पहले जो लिखने की शैली थी वो और दूसरी लिपियों में लिखने की शैली थी। इसके बाद ये समझ लेते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। इसके बाद हम समझ लेते हैं पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद जो संख्याएं आती हैं वे होती हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्याएं बनती हैं। यहाँ ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और यहाँ ये प्राकृतिक संख्या हैं, और हमने इसमें 0 को शामिल कर दिया तो ये एक पूर्ण संख्याएं बन गई हैं। 0 को शामिल कर दिया है तो पूर्ण संख्याएं बन गई हैं। इसकी परिभाषा क्या हुई? प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्याएं बनती हैं। अब 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर मैंने 10 को लिख दिया है क्योंकि अब हमें 0 का ज्ञान हो गया था। जब आर्यभट्ट ने हमें 0 का ज्ञान कराया, आर्यभट्ट जो कि एक भारतीय मूल के गणितज्ञ थे, उन्होंने ही 0 का ज्ञान करवाया था। इसके बाद आगे देख लेते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। जो पूर्ण संख्याओं की बात आती है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। तो हमने पूर्ण संख्याओं को अच्छे से समझ लिया है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। इसके बाद कुछ नोट पॉइंट दिए हैं तो उसको भी समझ लेते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इतने में ये प्राकृतिक संख्याएं भी सम्मिलित हो गई हैं, यानी 0 को छोड़ दिया जाए तो ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। लेकिन क्या ये 0 एक प्राकृतिक संख्या है? तो 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर एक बार और मैं समझा देता हूँ, ध्यान से समझना है। तो ये जो इतना पोर्शन दिया है, यहाँ पर 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं दी हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या हैं। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं
कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। ये पॉइंट बिल्कुल राइट है। और लेकिन देखा जाए आगे तो ये 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, तब हम बोल सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करें। अगली जो तो अब हम समझ लेते हैं सम संख्याएं किसे कहते हैं। 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली प्रत्येक संख्या सम संख्या कहलाती है। 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली प्रत्येक संख्या सम संख्या कहलाती है। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, कोई भी शेष फल ना बचे, तो उन सभी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। उनमें कोई भी शेष फल नहीं बचता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ... अनंत। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका इकाई अंक 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8 हो, जिनके इकाई स्थान पर ये 5 अंक में से कोई भी अंक हो तो वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि विषम संख्याएं किसे कहते हैं। विषम संख्याओं के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। 2 से पूर्णतः विभाजित न होने वाली प्रत्येक संख्या विषम संख्या कहलाती है। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ आएगा विषम, इसकी जगह 2 से पूर्णतः विभाजित न होने वाली प्रत्येक संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो यहाँ विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर इन 5 अंकों में से कोई भी अंक मिल जाए तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या फिर 9 हो। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। और सबसे छोटी सम संख्या कौन सी थी? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 थी। आई होप आपको सम और विषम संख्याएं अच्छे से क्लियर हुई होंगी। इसके बाद हम सीख लेते हैं पूर्णांक संख्याएं। सम विषम के बाद आती हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं को ध्यान से समझेंगे। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये है शून्य, इसे कहते हैं हम 0। 0 को शून्य भी बोलते हैं। और ये सभी हैं धनात्मक संख्याएं। जो राइट साइड में दी हैं ये सभी धनात्मक संख्याएं हैं, और लेफ्ट साइड में दी हैं ये सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो शून्य को शामिल कर दिया और इन सभी धनात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया और इधर ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया, तो ये सभी संख्याएं मिलके क्या हो गई? पूर्णांक हो गई। +1, +2, +3, +4 प्लस अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। -1, -2, -3, -4, -5 और ... माइनस अनंत तक की जो सभी संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। 0 इस पे ना तो धनात्मक का प्रभाव पड़ता है और ना ही ऋणात्मक का प्रभाव पड़ता है, इसलिए 0 को हम उदासीन मान लेते हैं, 0 को हम न्यूट्रल मान लेते हैं। कुछ इसमें नोट पॉइंट दिए गए हैं तो उनको भी अब ध्यान से समझेंगे। पहला नोट पॉइंट क्या है? सबसे छोटी धन पूर्णांक +1 है।
यहाँ देखा जाए सबसे छोटी धन पूर्णांक कितना है +1, और सबसे बड़ी तो ज्ञात करना संभव ही नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी तो अनंत तक जाती है। और यहाँ पर मैंने दूसरे पॉइंट में लिख दिया है सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक। यहाँ पर छोटा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि -1 है ना, वो सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक होता है। जितना माइनस में संख्या बढ़ती चली जाती है उतना ही संख्या छोटी मानी जाती है, तो माइनस अनंत तक जाएगी वो सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। तो -1 होता है वो सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक होता है। नोट पॉइंट है, पूर्णांक संख्याएं कभी भी भिन्नात्मक या दांशमिक नहीं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं कभी भी बटे में नहीं आएंगी और कभी भी डेसिमल या फिर भिन्न में नहीं आएंगी। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आगे जो अगली संख्या हैं उन्हें कहते हैं हम अभाज्य संख्या। आगे जो अगली संख्याएं हैं उन्हें कहते हैं हम अभाज्य संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो या तो एक से विभाजित हों, और आपको मालूम ही है कि सभी संख्याएं एक से विभाजित हो ही जाती हैं, तो एक को हम रहने देते हैं, लेकिन स्वयं के अलावा और किसी से विभाजित न हो तो उन सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ अभाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 2, 3 अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है क्योंकि 2 में सिर्फ 1 से भाग जाएगा, 2 में सिर्फ 1 से भाग जाएगा और स्वयं 2 से भाग जाएगा और किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल क्या हुए? 2 हुआ, 1 को ना भाज्य मानते हैं और ना अभाज्य मानते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 में तो 3 से भाग चला जाता है, इसलिए हम 11 लेंगे और 13 लेंगे। इसी प्रकार 15 को नहीं लेंगे क्योंकि 3 और 5 से उसमें भाग चला जाता है। इसी प्रकार अन्य संख्याएं। तो ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ नोट पॉइंट दिए हैं तो उनको भी हम ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे छोटी व एकमात्र समअभाज्य संख्या 2 है। इस पूरे ग्रुप में देखो सबसे छोटी और एकमात्र समअभाज्य संख्या सिर्फ 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो भी 2 है और इस पूरे ग्रुप में सम संख्या सिर्फ एक ही है और वो है 2, इसलिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है या फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, लेकिन यदि ये पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। 3 से विषम संख्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सीख लेते हैं हम भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो अभाज्य संख्याएं। सॉरी, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ होगा भाज्य संख्याएं, यहाँ पे होगा भाज्य संख्याएं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो भाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल देख लेते हैं। भाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल क्या क्या हैं उनको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। 4, 6, 8, 9 क्या है? एक भाज्य संख्या है क्योंकि 9 में 3 से भाग चला जाता है।
10 है, 12 है, ये सभी भाज्य संख्या हैं। यहाँ देखा जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। और विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? तो विषम संख्या 9 से स्टार्ट हो रही हैं। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। ये दोनों पॉइंट मैंने नोट में लिख दिए हैं और इनको आप याद रखना। सबसे छोटी भाज्य संख्या 3 है और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। इन पॉइंटों को आप अच्छे से याद रखना। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ जाओगा। आगे सीख लेते हैं आगे कौन सी संख्याएं दी हुई हैं। अगला है सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो। HCF 1 होने का मतलब है उन दोनों संख्याओं में सिर्फ 1 से ही भाग जाए, 1 के अलावा और किसी भी संख्या से भाग नहीं जाए। तो ऐसी संख्याओं के समूह को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 और 7 दोनों में सिर्फ 1 से भाग जा सकता है, इसलिए इन दोनों का HCF 1 होगा। 1 के अलावा इन संख्याओं में और किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। 2 और 3 भी सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा है, क्योंकि इन दोनों में भी 1 के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। अगली जो संख्या है उसे कहते हैं हम परिमेय संख्या। अगली संख्या है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इस सब को भी हम ध्यान से समझ लेते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें PQ के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या फिर अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जा सकता है, उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं में क्या होगा कि ऊपर पूर्णांक होगा, परिमेय संख्याओं में ऊपर पूर्णांक होगा और बटे में भी पूर्णांक होगा। लेकिन परिमेय संख्याओं में कभी भी बटे में 0 नहीं आएगी। बटे में 0 का मतलब है P/Q ऐसे लिखते हैं तो बटे में यहाँ पर 0 कभी भी नहीं आएगी। यदि यहाँ पर 0 आ जाती है तो वो परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं तो इनको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर ऊपर पूर्णांक होना चाहिए और बटे में भी पूर्णांक होना चाहिए, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। परिमेय संख्याओं के जो एग्जाम्पल हैं उनको हम समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 7 के बट्टे में हम 1 मान सकते हैं, तो ये P/Q के रूप में लिख दी। ऊपर भी पूर्णांक है, 7 एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। दूसरा एग्जाम्पल है 9/4। 9 भी एक पूर्णांक है और 4 भी एक पूर्णांक है। और नोट पॉइंट क्या कह रहा है, पूर्णांक के बट्टे में पूर्णांक होगा तो वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। अगला एग्जाम्पल क्या है, -6/5। माइनस के 6 एक पूर्णांक है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, और 5 भी एक पूर्णांक है। पूर्णांक के बट्टे में पूर्णांक आ गया है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो जी हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 एक पूर्णांक है और इसके बट्टे में हम 1 मान सकते हैं, तो पूर्णांक के बट्टे में पूर्णांक हो गया, तो ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन यदि ये ऐसे होता, बटे में 0 आ जाता, तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है Q इज नॉट इक्वल टू 0, बटे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल है वो है √16।
क्या रूट 16 एक परमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। रूट 16 को रूट से बाहर निकालूंगा तो 4 आएगा और 4 एक पूर्णांक है और इसके बट्टे में मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ये परमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार रूट 25 बट्टे रूट 36 भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि रूट 25 को बाहर निकालूंगा तो 5 और 36 को बाहर निकालूंगा तो 6 और ये पूर्णांक संख्या बन गई। 22/7 जो मान होता है, 22/7 मान होता है पाई का, और पाई का जो मान है 22/7 ये एक परमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरमेय संख्या है। आई होप आपको परमेय संख्या अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बाद समझ लेते हैं हम अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें ऋण के अंदर लिखा जा सकता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और या फिर ऋण में दी हुई हैं तो ऋण में से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो उन संख्याओं को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो रूट 11 ऋण में से नहीं निकाल सकते 11 को, तो ये एक अपरमेय संख्या है। रूट 17 भी एक अपरमेय संख्या है। जिन जिन संख्याओं को ऋण से बाहर नहीं निकाल सकते हैं वे सभी संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये जो पाई दिया है 22/7 जो कि इसका अंकिक मान होता है, पाई एक अपरमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 एक परमेय संख्या है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो इससे आगे चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर टुडे। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।